हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन MSU 004 का। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन 16, दैट इज़ ऑन पीजेंट मूवमेंट्स। हमें बात करनी है कि कैसे पीजेंट मूवमेंट्स आई हैं इंडिया में और कैसे उनके अंदर चेंजेस देखने को मिले हैं विद एवरी पासिंग ईयर और विद एवरी डेकेड, राइट। तो ये आंसर अगर क्वेश्चन में भी आएगा तो ऑफ कोर्स, अगर हमारे सब्जेक्ट सोशियोलॉजी इन इंडिया है तो क्वेश्चन भी इंडिया के बेसिस के ऊपर ही आएगा। तो पीजेंट मूवमेंट्स, आपको इंडिया में जो पीजेंट मूवमेंट्स हुई हैं उनके ऊपर बात करनी होगी। नाउ जितने भी पीजेंट मूवमेंट्स की हम बात करते हैं इंडिया में, तो वो स्पेसिफिकली क्यों शेप हुई है, वो क्यों निकल के आई है सोशो इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है रूरल एरियाज में, जब उनके अंदर कोई भी चेंजेस आए हैं या फिर उनके अंदर एक बैलेंस नहीं रहा है, तब पीजेंट मूवमेंट्स निकल के आई हैं। पीजेंट मूवमेंट्स एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटीज के रिलेटेड निकल के आई हैं, जहाँ पे ये मूवमेंट्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं पीजेंट्स की जो स्ट्रगल है ऑप्रेसिव सिस्टम से, चाहे वो लैंड ओनरशिप के बेसिस पे हो, फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन हो, या कुछ ऐसी कॉलोनियल पॉलिसीज हो, या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्रीगेरियन चैलेंजेस जो देखने को मिले थे, उनके रिस्पॉन्स में या फिर उनको चैलेंज करने के लिए पीजेंट मूवमेंट्स निकल के आई हैं। सोशोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी डायनामिक्स हैं क्लास स्ट्रगल के, कलेक्टिव एक्शन के और सोशल जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है रूरल इंडिया में, उसने एक ऐसे चेंजेस लाए हैं पीजेंट मूवमेंट्स के अंदर। ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं हम पीजेंट मूवमेंट्स का। तो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे ये देखा गया है कि जितनी भी पीजेंट मूवमेंट्स थी वो बेसिकली बात करती थी एक्सप्लॉयटेटिव रेवेन्यू सिस्टम की बात में। ना फ्यूडल ऑपरेशन भी तब देखने को मिल रहा था, कमर्शलाइजेशन हो रहा था एग्रीकल्चर का। इनके रिस्पॉन्स में पीजेंट मूवमेंट्स आ रही थी ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड या फिर अंडर ब्रिटिश पॉलिसीज। नाउ फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट जो देखने को मिली वो थी इंडिगो रिवोल्ट, जो कि 1859 टू 60 में आई थी। ये बंगाल से ओरिजिनेट हुई थी। इस रिवोल्ट में प्रोटेस्ट किया था कि जो फोर्स कल्टीवेशन करवाई जा रही थी, ब्रिटिशर्स ने जो फोर्स किया था इंडिगो प्लांटेशन का, इंडिगो कल्टीवेशन का, तो इसके अगेंस्ट में पीजेंट मूवमेंट्स आई थी, जिसने कि अर्ली एग्जाम्पल बात की थी ऑर्गेनाइज्ड रूरल रेजिस्टेंस की। तो सब ऑर्गेनाइज्ड एक रूरल रेजिस्टेंस देखने को मिला था अगेंस्ट ब्रिटिश ऑपरेसिव टर्म्स। सेकेंड आ जाता हमारा डेक्कन राइट्स, 1875 में देखने को मिली थी। अब जितने भी पीजेंट्स थे महाराष्ट्र में, उन्होंने मनी लैंडर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, बिकॉज वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जहाँ पे वो उनको हाई इंटरेस्ट रेट दे रहे थे और उनके लैंड को हड़प रहे थे, राइट। एक तो अगर वो कुछ उनसे पैसे भी ले रहे थे तो उनके इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हाई उनको मार्क करना, और टाइम कंप्लीट होने से पहले लैंड को हड़प लेना। तो इनके अगेंस्ट वॉइस उठाने के लिए पीजेंट्स ने ये मूवमेंट की थी, डेक्कन राइट्स की इन महाराष्ट्र। इसने हाईलाइट किया था कि जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो कास्ट डायनामिक्स हैं, वो कैसे एक्सप्लॉयटेशन क्रिएट करते हैं विद इन द सोसाइटी। थर्ड हमारा आ जाता है तेभागा मूवमेंट, 1946 टू 47। तो जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे बंगाल में, उन्होंने 2/3 ऑफ द प्रोड्यूस डिमांड किया था खुद के लिए, इंस्टेड ऑफ जो उनको 1/3 शेयर मिल रहा था। जिस ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने लीड की थी ये वाली मूवमेंट, जिन्होंने सिंबलाइज किया था क्लास स्ट्रगल को, और एक असर्शन लगाया था पीजेंट राइट्स के ऊपर कि जो पीजेंट जो ग्रो कर रहे हैं उनका 2/3 तो उनको मिले, बट ये 1/3 देने का जो शेयर है, उन्होंने उस बात को बिल्कुल नकार दिया था और उन्होंने अपने राइट्स के लिए बात की थी। फोर्थ हमारा आ जाता है पाबना अग्रेरियन लीग्स। ना ये 1873 से 75 के बीच में ये लीग देखने को मिली थी। पाबना एग्रीगेरियन लीग में ये देखने को मिला था, ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट थी जहाँ पे एक्सेसिव रेंट्स हो रहे थे और इलीगल लीव्स इम्पोज किए जा रहे थे लैंड लॉर्ड्स के द्वारा बंगाल में। अभी जो लीग थे ये लीगल राइट्स को एम्फोसाइज कर रहे थे और कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में बात हुई थी, तो इसलिए जो मूवमेंट थी निकल के आई थी। देन चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ये गांधी जी की लीडरशिप के अंडर मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे जो बिहार के जो पीजेंट्स थे उन्होंने
तिनकातिया सिस्टम के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था, जो कि उनको फोर्स कर रहे थे इंडिगो क्रॉप को उगाने के लिए ऑन अ पोर्शन ऑफ देयर लैंड। अब ये जितनी भी मूवमेंट्स है ये एग्रीगेरियन ग्रीवेंसेस के साथ लिंक्ड है, ताकि वो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में भी उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के दौरान देख लेते हैं हम, जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पीसेंट मूवमेंट कंटिन्यू रही है। उन्होंने न्यू चैलेंजेस को अडेप्ट करके न्यू लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन और न्यू लिबरल पॉलिसीज के तहत न्यू मूवमेंट्स देखने को मिली थी। ना फर्स्ट इसमें आ जाते हैं हमारी तेलंगाना मूवमेंट, जो 1946 से 51 तक चली थी। ये मेजर अपराइजिंग देखी गई थी हैदराबाद स्टेट में, जिसने कि कम्युनिटी अगेन यहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी उसको लीड कर रही है अगेंस्ट फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, और उन्होंने ओप्रेसिवनिज्म रिजम के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई थी ना। इन्होंने डिमांड कर रहे थे कि लैंड की फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो और अबॉलिशन हो फोर्स लेबर की, जिसको वो वेत्ती सिस्टम बोलते थे। तो वो कह रहे थे कि जो भी लैंड है जो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी के पास इतनी ज़्यादा लैंड है और कहीं किसी के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, तो जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फिर से होए और फोर्स्ड लेबर ख़त्म किया जाए। तो ये तेलंगाना मूवमेंट की तहत ये सारी डिमांड्स उठाई जा रही थी। सेकंड आ जाता है नक्सलाइट मूवमेंट, 1967 ऑनवर्ड से देखी गई है, जहाँ पे नक्सलबारी बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रही थी वेस्ट बंगाल में। तो ये जो रेडिकल माइस्ट मूवमेंट थी, इसने एडवोकेट किया था एग्रीगेरियन रेवोल्यूशन के लिए, जहाँ पे आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू ये मूवमेंट चलाई गई थी। इसने लैंडलेसनेस, कास्ट ऑपरेशन, स्टेट निग्लेक्ट जैसी बात इश्यूज उठाए थे इन ट्राइबल एंड रूरल एरियाज। सो ट्राइबल और रूरल एरियाज के अंदर ये जो लैंडलेसनेस और कास्ट ऑपरेशन है उसके अगेंस्ट ये आवाज़ उठा के, और ट्राइबल और रूरल एरियाज के अंदर भी इक्वल राइट्स चाह रहे थे थ्रू नक्सलाइट मूवमेंट। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम आर्म्स मतलब कि वेपन्स का यूज़ होता हुआ दिखा था। थर्ड आ जाता है फार्मर मूवमेंट्स ऑफ द 1970s एंड 1980s। तो भारतीय किसान यूनियन BKU इन नॉर्थ इंडिया ने हाईलाइट किया था ऐसी डिमांड जहाँ पे वो फेयर प्राइसेस चाह रहे थे, सब्सिडीज चाह रहे थे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स चाह रहे थे। तो इस तरीके की मूवमेंट्स, न्यू मूवमेंट्स देखने को मिल रही थी जहाँ पे न्यू चीज़ें डिमांड हो रही थी। ये नॉन वायलेंट मूवमेंट्स थी और इनका फोकस किसके ऊपर था कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो भी मिलने चाहिए रैदर देन रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के ऊपर अब बातें होने लग गई थी। इकोनॉमिक जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं जिससे फार्मर्स का, पीजेंट्स का और भी ज़्यादा उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर उनको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, तो उसके बारे में अब बात होने लग गई थी। अब कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स की जब हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि रीसेंट जो प्रोटेस्ट थी 2020 की 21 में फार्मर्स की, तो उन्होंने न्यू एग्रीकल्चरल लॉज जो आ रहे थे उनके अगेंस्ट में ये मूवमेंट चलाई थी, जहाँ पे उन्होंने रेजिस्टेंस शो किया था अपना न्यू लिबरल पॉलिसीज़ के अगेंस्ट और कॉरपोरेट कंट्रोल ओवर एग्रीकल्चर, जहाँ पे वो चाह रहे थे फार्मर्स की हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा ही कंट्रोल हो, ना कि कोई आउटसाइडर आके हमारी लैंड के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। तो उसके अगेंस्ट ये न्यू कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स भी देखने को मिल रही हैं। ना की सोशोलॉजिकल डायमेंशंस की जब हम बात करते हैं पीजेंट मूवमेंट्स की, तो हम देखते हैं कि क्लास और इकोनॉमिक स्ट्रगल देखने को मिला है व्हेन वी टॉक अबाउट पीजेंट मूवमेंट्स, क्योंकि पीजेंट मूवमेंट्स ऑफन क्लास स्ट्रगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे लैंडलॉर्ड्स और टीनेंट के बीच में जो एक स्ट्रगल है वो देखने को मिल रहा है। रिच एंड पुअर पीसेंट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो उनके व्यू पॉइंट्स के डिफरेंसेस हैं, वो आगे आ रहे हैं। स्मॉल फार्मर्स कैपिटलिस्ट एग्री बिजनेसेस के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक और क्लास स्ट्रगल के अगेंस्ट ये जो मूवमेंट्स है ये निकलती हैं पीसेंट मूवमेंट्स के अंडर। यहाँ पे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव इनको इन मूवमेंट्स को एनालाइज करते हुए कहते हैं कि ये ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट का ये पार्ट है, जहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। सेकंड आ जाता है हमारा कास्ट एंड सोशल इनइक्वालिटी। अब काफ़ी सारी पीजेंट मूवमेंट्स कास्ट डायनेमिक्स को भी इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि दलित और लोअर कास्ट ग्रुप क्या है वो डिसप्रपोर्शनेटली रिप्रेजेंट हुए अमंग लैंडलेस लेबरर्स एंड मार्जिनलाइज फार्मर। तो वो भी अपना इक्वल एक प्रेजेंटेशन चाहते हैं विद इन द सोसाइटी, इसलिए भी ये जो मूवमेंट से निकल के आए हैं। जब हम बात कर रहे हैं तेलंगाना मूवमेंट या नक्सलाइट स्ट्रगल्स की, तो हम देखते हैं कि कैसे जो कास्ट ऑपरेशन है वो क्लास एक्सप्लॉयटेशन के साथ मिलके जितनी भी जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं या फिर जो
दलित्स हैं उनको कैसे ऑपरेशन विद इन द सोसाइटी फेस करने को मिलता है। थर्ड हमारा आ जाता है जेंडर एंड पीसेंट मूवमेंट्स। विमेन ने भी एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया है पीसेंट स्ट्रगल में, जहाँ पे उन्होंने लीडिंग जो प्रोटेस्ट है उनमें जेंडर जस्टिस के बारे में बात की, उन्होंने अपने लैंड राइट्स मांगे हैं विद इन द एग्रीकल्चरल पॉलिसी। अब जैसे चिपको मूवमेंट थी उसमें मेनली विमेन का ही रोल देखा गया था, जहाँ पे रूरल मूवमेंट सब रूरल वुमेन सब मिलके इकोलॉजिकल कंसर्न उन्होंने शो की थी और उन्होंने एग्रेरियन रेसिस्टेंस दिखाया था कि हम इन ट्रीज को नहीं काटने देंगे। तो वो चिपको मूवमेंट्स इन काफ़ी सारी मूवमेंट्स के अंदर विमेन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिला है। फोर्थ आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब हम बात करते हैं पोस्ट लिबरलाइजेशन की, तो पीसेंट मूवमेंट्स के काफ़ी सारे इशू ऐसे आ गए थे कि प्राइवेटाइजेशन क्यों आ रही है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए, कॉरपोरेट फार्मिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज उससे लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो फोकस है अब ये शिफ्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो पहले के टाइम पे जो फोकस चल रहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन उसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग अब सरवाइव ही नहीं कर पा रहे, उनका लाइवलीहुड बेसिक नीड्स ही नहीं फुलफिल हो रही है। तो ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिला पीसेंट मूवमेंट्स के ऊपर। नाउ यूज़ ऑफ पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। जब हम बात करते हैं मूवमेंट्स कैसे शेप हुई हैं, चाहे वो गांधी जी की नॉन वायलेंस मूवमेंट हो या फिर मार्क्सिस्ट की रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स हो, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यूनियंस है और ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसी ऑर्गेनाइजेशन से या वो कैसी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो उसका भी आउटकम बहुत ज़्यादा पीसेंट मूवमेंट्स का आउटकम या किसी भी मूवमेंट का आउटकम फॉर दैट मैटर उस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। नाउ हम बात कर लेते हैं अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशन ऑफ पीसेंट मूवमेंट। तो पहले आ जाता है हमारा अचीवमेंट्स। तो लैंड रिफॉर्म्स होते हुए दिखे, राइट। जब हम बात करते हैं मूवमेंट्स की, तो कोई भी मूवमेंट जब आती है तो हम पॉजिटिव चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से जब पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई तो हमने देखा कि ज़मींदारी सिस्टम अबॉलिशन हो गया, ज़मींदारी सिस्टम हट गया और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी सारी स्टेट्स में देखने को मिला, जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स अमंग ऑल पीपल ऑफ द कम्युनिटी में जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई लैंड, उसका एक इम्पैक्ट पीजेंट मूवमेंट का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिला। ना सेकंड आ जाता है हमारे लेजिस्लेटिव चेंजेस। अब ये सारी जो प्रोटेस्ट हो रही थी इसने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ भी इंश्योर की कि आए, ताकि फेयर तरीके से हर एक पर्सन का सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट हो, चाहे तो वो मिनिमम वेजेस सेट करना हो एग्रीकल्चर लेबर के लिए या फिर डेब्ट रिलीफ हो पीजेंट्स ने जिन्होंने लोन लिया हुआ है। तो पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले विद द कमिंग ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स। थर्ड आ जाता है हमारा पॉलिटिकल अवेयरनेस। तो पीजेंट मूवमेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी रेज की रूरल डिस्ट्रेस की और मोबिलाइज रूरल पॉपुलेशन की, जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द कंट्री पता चला कि जो पीजेंट की जो हालत है रूरल एरियाज में वो क्या है। तो उनके ऊपर जो फोकस था वो शिफ्ट हुआ, राइट। उनके राइट्स के बारे में बात होने लग गई और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखने को मिला विद इन द पीजेंट एरिया ऑफ द कम्युनिटी। नाउ फोर्थ आ जाता है हमारा रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। अब जितनी भी रीसेंट मूवमेंट्स है अब ये देखा गया है कि वो रेजिस्ट करती है कॉरपोरेट कंट्रोल को, वो कॉरपोरेट कंट्रोल नहीं लाना चाहती, जहाँ पे वो अपने रूरल लाइवलीहुड को सेव करना चाहती है, प्रोटेक्ट करना चाहती है और फार्मर राइट्स को एजर्ट करना चाहती है कि जो हमारे फार्मर राइट्स है लैंड्स के ऊपर वो हमेशा बने रहें, कोई उन राइट्स को हमसे छीने ना। वहीं पे जब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक अनइवन इम्पैक्ट देखने को मिला पीजेंट मूवमेंट का, जहाँ पे मूवमेंट्स हुई हैं, राइट। जिन लोकल एरियाज में मूवमेंट हुई है वहाँ पे तो एक इम्पैक्ट देखने को मिला है, लेकिन उसके अलावा जो अदर एरियाज है जो सेम चीज़ें सफ़र कर रहे हैं, जो सेम चीज़ें फेस कर रहे हैं, वहाँ पे ये चेंजेस देखने को नहीं मिले। तो नेशनल लेवल चेंजेस नहीं आए, जहाँ पे जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, वुमेन या फिर दलित हों, उनको इक्वली बेनिफिट नहीं हुए हैं ड्यू टू दीज मूवमेंट्स। सेकेंड आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। अब जितने भी डिवीजन है, चाहे वो कास्ट के बेसिस हो, क्लास के बेसिस पे हो या रीजन के बेसिस पे हो, उसने जो सोसाइटी के अंदर कोहेजन है या फिर पीजेंट्स जो ऑल ओवर द नेशन के जो पीजेंट है उनके बीच में भी जो डिफरेंसेस हैं, उन्होंने उनको एकजुट कभी नहीं होने दिया, जिसकी वजह से मूवमेंट्स की इफेक्टिवनेस, जिस तरीके से जो मूवमेंट की रीच हो सकती थी या जिस तरीके से जो भी मूवमेंट चेंजेस ला सकती थी सोसाइटी में, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। थर्ड आ जाता है स्टेट रिप्रेशन।
अब काफ़ी सारी मूवमेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा स्टेट रिप्रेशन भी झेला है, जिसकी वजह से जो लीडर्स हैं वो भी अरेस्ट हुए हैं, और जो प्रोटेस्ट है वो बहुत ज़्यादा वायलेंटली सप्रेस हुई है। तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है मूवमेंट्स के, वो भी देखने को मिल रहे हैं, और ये लिमिटेशंस के अंडर आ जाता है। फोर्थ हमारा है स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। अब जितने भी रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, लेकिन कुछ जो सिस्टमेटिक इश्यूज हैं, चाहे वो अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर रूरल एरियाज़ की जो डेप्थ में जाना हो, या फिर लैक ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है, वो अभी भी परसिस्ट कर रही है। नो मैटर कितनी भी मूवमेंट्स हो रही है, कितनी भी वॉइसेस रेज हो रही है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल जो चैलेंजेस है, जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है, वो अभी भी वैसे ही बरकरार हैं। कुछ उनके अंदर अगर 10-20% चेंजेस हैं, पॉजिटिव तो हैं, अदरवाइज जो स्ट्रक्चरल जो चैलेंजेस है वो कहीं ना कहीं डीप रूटेड ही है विद इन द सोसाइटीज। नाउ लास्ट आपका रहेगा कंक्लूजन ऑफ एवरी आंसर। कंक्लूजन में मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि कैसे जो पीजेंट मूवमेंट की जब हम बात करते हैं इंडिया में, तो उसने रेजिलियंस लेके आए हैं, वो एजेंसी लेके आए हैं रूरल कम्युनिटीज़ के अंदर। उन्होंने चैलेंज किया ऑपरेशन को और जस्टिस मांगा है थ्रू देयर पीजेंट मूवमेंट्स, थ्रू थ्रू रेजिंग देयर वॉइस। अभी जितनी भी मूवमेंट्स हैं, ये हाईलाइट करती है कास्ट, क्लास, जेंडर और पॉलिटिकल डायनेमिक्स के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में, जो कि शेप करता है किसी भी रूरल एरिया को, रूरल रेजिस्टेंस को। वहीं पे जब हम बात करते हैं कि कैसे इन राइट्स और रिफॉर्म्स को अचीव किया जाए, तो वहाँ पे जो रूरल इनइक्वालिटीज़ है और एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस है, उसकी वजह से ये जो राइट्स और रिफॉर्म्स हैं, ये कहीं ना कहीं इनके अंदर लागू होने में कमी आ जाती है, राइट। तो इसलिए एक सस्टेन्ड एक्टिविज्म और स्ट्रक्चरल चेंज आने की बहुत ज़्यादा नीड है। सोशोलॉजिकली जब हम पीजेंट मूवमेंट देखते हैं, तो हमें क्रिटिकल लेंस के थ्रू देखना चाहिए, जहाँ पे हम रूरल ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करें और एक ब्रॉडर प्रोसेस की बात करें सोशल चेंज के विद इन इंडिया, rather देन फोकसिंग ऑन जस्ट वन पर्सपेक्टिव, राइट। तो ये हमारी कंक्लूजन थी पीजेंट मूवमेंट की। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस आपको प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस और जो मूवमेंट्स हैं और उनके अंदर की जो मेन चीज़ है, किन के लिए वो मोमेंट्स हुई, आपको ये याद रखना है। अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज प्योरली ये चीज़ें याद करने के लिए, टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स, देन ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। तो मेरी तरफ से MSO 004 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बट इनके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या टॉपिक समझना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। टिल देन, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू exams.